अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नक्सलवाद की जड़ें खत्म हो रही है और आदिवासियों की आवाज़ अब संसद तक पहुंची है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने समस्या को बढ़ने दिया। मोदी सरकार के फैसलों से हालात बदले हैं। उन्होंने कहा, नक्सल विचारधारा आदिवासियों को गुमराह करती है और अब देश नक्सलवाद मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा है। जब हम आज़ाद हुए, हमने कहा सत्यमेव जयते। इनका वाक्य क्या है? सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यह विकास के लिए नहीं, अपनी विचारधारा की विजय के लिए है। यह विचारधारा आदिवासियों को फैलाकर उन्हें बहकाने के काम किया, अमित शाह गृह मंत्री बोले। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रेड कॉरिडोर के 12 राज्यों और आदिवासी समाज की ओर से वह इस बहस के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा, आदिवासी वर्षों से चाहते थे कि उनकी स्थिति संसद में उठे और पूरी दुनिया सच्चाई जाने, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक यह मौका नहीं मिला। अब उनकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई आदिवासी सांसद वोट के लालच में कांग्रेस के साथ खड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने समाज के विकास के लिए क्या किया, यह सवाल आज भी खड़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद माना था कि माओवादी हिंसा देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के 10 साल के शासन के दौरान हुए विकास की तारीफ की है। जागी रोड में आयोजित चुनावी रैली में नवीन ने घुसपैठियों को बाहर करने का प्रयासों और राज्य की सुरक्षा पर भी जोर दिया। भाजपा ने ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मदद से ममता बनर्जी पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया है। इसे लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग पहुंचा और ममता बनर्जी की शिकायत की। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अपील की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। पिछले 3 चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने दादागिरी करके जीत हासिल की है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों को अपनी मर्जी से मतदान करने का एक अवसर होता है। किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री बोले। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद अभियान के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी ने असम के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा एनडीए सरकार की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की भी अपील की। ममता बनर्जी ने रविवार को एक जनसभा में दावा किया कि उनकी जान का खतरा है। अब इसे लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि उनके शासन में बंगाल में मासूम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को खतरा है। स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के सीएम 10 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी है। 16 मार्च को वह राज्यसभा सांसद चुने गए थे, इसलिए आज विधान परिषद से उनकी इस्तीफे की डेडलाइन तय थी। अब रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार अब राज्यसभा की शपथ लेने जाएंगे। सोमवार को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उनके राज्यसभा जाने पर अंतिम मुहर भी लग गई। अब सवाल है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे, केंद्र और राजनीति में आगे क्या करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में इस सप्ताह बारिश जारी रहने की संभावना है। 30 मार्च को भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में 30 मार्च और मध्य भारत में 30-31 मार्च के दौरान छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। यूएस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी कि अगर वह जल्द किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो उसके तेल केंद्रों और ऊर्जा संयंत्रों को और खर्ग के द्वीप को तबाह कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह जल्द कोई समझौता नहीं होता है और हुर्मुज जल डमरू मध्य व्यापार के लिए नहीं खुलता है तो हम ईरान के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल कुओं और खर्ग द्वीप को पूरी तरह तबाह कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति पश्चिम एशिया में जारी संकट का फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। आसमान मिसाइलों से दहक रहा है, जमीन धमाकों से कांप रही है और हर दिन हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन चुका है। अमेरिका और इजरायल का
ईरान के साथ जारी संघर्ष अब 31वें दिन में पहुंच चुका है और हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के खिलाफ तीसरे दिन विरोध के बीच धन शोधन मामले की जांच तेज हो गई है। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ धन शोधन की जांच की जा रही है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के विरोध में 3 दिन प्रदर्शन जारी रहे। वही अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच तेज कर दी है। ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन पर पिछले साल 8 और 9 सितंबर को हुई जेनजी आंदोलन के दबाने का आरोप है। इस आंदोलन के दौरान 2 दर्जन युवाओं समेत 76 की मौत हुई थी। स्पेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। स्पेन ने संयुक्त अमेरिकी सैन्य अड्डों को इस्तेमाल से मना करने के बाद अब एक हालिया फैसले में अपने एयर स्पेस को भी अमेरिका के लिए बंद कर दिया है। यह बंद उन अमेरिकी विमानों पर लागू होगी जो ईरान पर हमले में शामिल रहे हैं। रूस ने जासूसी और गलत जानकारी देने के आरोप में एक ब्रिटिश राजनयिक को मान्यता रद्द कर उसे 2 हफ्तों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 मार्च को ही दावा कर दिया था IRGC की नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसिरी हवाई हमले में मारे गए हैं। नेतन्याहू ने बताया कि तंगसिरी को होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का जिम्मा सौंपा गया था। ईरान ने सोमवार को रिवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल अली रेजा तंगसिरी के निधन की पुष्टि की है। इजरायल ने गुरुवार को दावा किया कि उसने अली रेजा तंगसिरी को मार गिराया है। लेबनान में इजरायली गोलीबारी के चलते इंडोनेशिया के एक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक की मौत हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और इंडोनेशिया ने इसे हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच 6 साल बाद सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई है। यह उड़ान सेवा बीते 6 वर्षों से बंद थी। इसके चलते उत्तर कोरिया जाने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे पहले चीन और उत्तर कोरिया के बीच ट्रेन सेवा भी बहाल हो चुकी है। भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल के दिनों में थोड़ी खटास आई है। अब इसे लेकर अमेरिकी थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद को लेकर अमेरिका द्वारा पर्याप्त कार्रवाई न करने से भारत निराश है और इसका असर दोनों देशों के संबंधों में पड़ रहा है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये कहते हुए सुना गया कि उन्हें नहीं पता ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामनेई जिंदा है या नहीं। ट्रंप के इस बयान के बाद अब जाकर मुजतबा खामनेई का एक संदेश सामने आया है जो कि खूब चर्चा में है। कारण है कि 1 महीने से जारी संघर्ष के बाद मुजतबा ने ईरान को धन्यवाद कहा है।